सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत, फिर एक एक करके खबरों पर होगी बातचीत। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें। सबसे पहले इजराइल, यूएस, ईरान की जंग के बारे में बात करेंगे। अभी पता नहीं चल रहा हम इस ईरान अमेरिकी शांति वार्ता कहें इसको या फिर दोबारा से जंग ही कहें, चल क्या रहा है। हम एक दिन डिस्कस करते हैं कि समझौता नजदीक है और अगले दिन बात करते हैं कि समझौते से इनकार हो गया। आज क्या स्थिति है? देखिए, आज स्थिति ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों समझौते को लेकर राजी हो चुके हैं। जी। कल आप याद करिए कि कल 14 जून को शाम को सबसे पहले जो ट्वीट आया था वो पाकिस्तान की तरफ से आया था और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है। दोनों देश लेबनान के सहित बाकी सभी मोर्चों के ऊपर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जी। खबर आई, उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया ट्रुथ के ऊपर पोस्ट किया कि हाँ, उनका बयान आया कि हाँ, ईरान के साथ युद्ध रोकने के लिए वो राजी हो गए हैं, समझौता हो गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी असली परीक्षा बाकी है। अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाएगा। खैर, दूसरी तरफ जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे, उप विदेश मंत्री हैं कागेज गरीबाबादी, उन्होंने भी कहा कि डील हाँ हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि 3 कदम उठाने होंगे अमेरिका को। एक तो जो नेवी की प्रेजेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो खत्म करनी जी। होगी, और युद्ध और जो बाकी की जो कार्रवाइयां ईरान के ऊपर चल रही हैं वो रोकनी होंगी, और ईरान का जो फ्रीज्ड फंड है, जो डॉलर रोक रखे हैं ईरान के अलग अलग जगहों पे, उनको जी। कहीं ना कहीं जारी करना होगा। खैर, ये माना जा रहा है कि जेनेवा में 19 जून को एमओयू के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर साइन हो सकता है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और जेडी वांस इस समझौते के ऊपर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। इसके अगले 60 दिनों तक फिर दोबारा बातचीत चलेगी और फाइनल जो एग्रीमेंट है बातचीत का वो तैयार होगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान और कतर दोनों ही आपको पता है कि लगे हुए थे, तो अंदर खाने दोनों ही मुल्कों ने इस डील को सिरे चढ़ाया है। एक तरफ जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे वो लगे हुए थे, दूसरी तरफ जो कतर का जो पूरा प्रतिनिधि मंडल था वो लगा हुआ था। अब इसमें मामला क्या है? मामला ये है कि जो इजराइल है, इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि आप सीज फायर की बात देखेंगे तो जब कल आसिफ मुनीर ने उसको अनाउंस किया तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई जी। लेबनान के समेत। तो साउथ लेबनान में अभी भी हिजबुल्लाह को लेकर और साउथ लेबनान में लगातार इजराइल पीछे कहाँ हटा है। मतलब इवन समझौते के अनाउंसमेंट से 1-2 घंटे पहले भी बमबारी हुई थी। और इजराइल कह रहा है, नेतन्याहू ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हम लेबनान के साउथ लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, और जी। लेबनान, सीरिया और गजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजरायली सेना अनिश्चित काल तक वहां मौजूद रहेगी, और हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने मतलब इजराइल के सुरक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इतमार बेन गवीर, उन्होंने जो डील साइन हुई है उससे नाराजगी जताई है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, इजराइल एक आजाद मुल्क है, और डोनाल्ड ट्रंप को यह समझौता इजराइल पर डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजराइल के ऊपर लागू नहीं होता। तो खैर, हम्म। 19 जून को आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में डील पर दस्तखत होंगे। तो वो तब तक मेरे को लगता है कि अमेरिका इजराइल को सूट कर लेगा धमका वमका के। ये तो चलो अभी शुरुआत की बात है। जी। लगातार ये बात थी कि 14 पॉइंट्स के ऊपर डील हुई है। वो 14 पॉइंट्स आपको पता भी है कि एक तो हर एक जगह पे ईरान, लेबनान, बाकी जितने भी मोर्चे हैं वहां पे युद्ध की बंदी। दूसरा ये कि अमेरिका इजराइल फिर कोई नए युद्ध शुरू ना कर दे, इसकी गारंटी। तीसरा कि अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा गारंटी देगा कि हाँ, इजराइल बकवासबाजी नहीं करेगा। जी। होर्मुज को लेकर जो पाबंदियां हैं और ईरानी जहाजों के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो फिर 30 दिनों के भीतर भीतर दोबारा से समुद्री व्यापार बहाल करना, होर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोलना, ईरान के अरबों डॉलर जो फ्रीज हो रखे हैं उनको जारी करना। फ्रीज फंड का जो शुरुआती चरण में तो पहला ही आधा हिस्सा जारी होगा, उसके बाद ईरान के ऊपर जो बिजनेस के जो प्रतिबंध बैन वगैरह लगा रखे हैं उनका खुलना।
तो इस किस्म के तकरीबन 14 पॉइंट हैं। और एनरिच्ड, हालांकि आप देखिए कि एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि परमाणु बम को लेकर भी अमेरिका का इसमें पॉइंट है। तो खैर एक बार 19 को पहले एमओयू साइन होगा, उसके बाद 60 दिनों तक दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स लगे रहेंगे और एक फाइनल बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। तो खैर आप एक कह सकते हो कि ऑफिशियली ये युद्ध के ऊपर विराम तो लग गया है। इजराइल थोड़ी शरारत करेगा तो वो देखना होगा कि इजराइल को कैसे सूट किया जाए। जी। लेकिन जो एक आपसे ये इस बात का जवाब मैं चाहूँगा कि जो बात पहले आती थी जब जंग की शुरुआत ही हुई थी कि जो अमेरिका है उसने इज़राइल के पीछे लग के इस जंग में हिस्सा लिया है, हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन आज जब हम खड़े होकर ये स्थिति देखते हैं, तो आज तो वो अमेरिका और इज़राइल एक दूसरे के विरोध में खड़े नज़र आ रहे हैं। तब की और अब की सिचुएशन में ये जो बदलाव आया है, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका देखनी हो तो किस चीज़ की है? क्या इज़राइल का जो तानाशाह रवैया है वो नहीं हटा लेबनान से के ऊपर हमले करने से बार-बार कहने के बावजूद भी? या क्या वो कोर कारण है आपसी तनाव का या कोई और कारण है? देखिए, इज़राइल ना हर एक फ्रंट पे अकेला पड़ रहा है। यूरोप के बहुत सारे मुल्क भी उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर उसका क्रिटिसिज़्म हो ही रहा है। साउथ लेबनान का भी मोर्चा उसने खोल रखा है। उसने अपन बात करें तो जो वेस्ट एशिया है उसमें बहुत उसने पंगे ले लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है? अब वो उसके लिए सिचुएशन ऐसी है कि वो जो उसने ब्लॉकेड वगैरह बना रखे हैं, जो आर्मी की मिलिट्री की जो उसने चीज़ें बना रखी हैं, अब उसको पीछे हटने से उसको बड़े तकलीफ हो रही है। अगर पीछे हटूँगा तो फिर उसको दिक्कत हो रही है। तो स्थिति इसमें यही है कि इज़राइल अकेला पड़ रहा है, इसलिए इज़राइल की ये आखिरी छटपटाहट कह सकते हो। इसको मतलब ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे अमेरिका के खिलाफ इज़राइल खड़ा हो गया है। ये जी, आप देखिए कि जो स्टेटमेंट है ट्रंप के खिलाफ वो उनके डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं। नेतन्याहू जी। ने नहीं दिया अभी। तो खैर हुँ। ये मामला मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि 1-2 दिनों के अंदर ठोक बजा के इसको ठीक कर लेंगे इज़राइल को अमेरिका वाले। ठोक बजा के बजा के बोलने का मेरा मतलब है डिफेंस की लैंग्वेज में, अगर मेरा मकसद समझें तो उसको बोलते हैं कि चूड़ी टाइट करनी होती है। 1-2 जगह पे जहाँ-जहाँ पे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को, वहाँ से थोड़ा-सा वो अपना साथ पीछे हटाएँगे। तुरंत ही इज़राइल को समझ में आएगा कि मतलब इवन मेरे को लगता है कि बहुत सारे फ्रंट्स पे तो जो वहाँ के गुरिल्ला फाइटर्स हैं, इवन हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, वो भी परेशान कर लेंगे इज़राइल को विदाउट अमेरिका की सपोर्ट। तो ख़ैर साउथ लेबनान भी इतना आसान नहीं है कि अमेरिका की सपोर्ट के बिना साउथ लेबनान में भी ये हवाबाजी कराएँ, इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। तो ख़ैर हो जाएगा सूत, मतलब 1-2 दिन के अंदर-अंदर जहाँ-जहाँ अमेरिका को इज़राइल की चूड़ी टाइट करनी होगी, जहाँ से चूड़ी टाइट करी वहीं पे ही मतलब जो इज़राइल है वो सरेंडर के मोड में आता चला जाएगा और बाद में कहेगा कि हाँ, अमेरिका जो कह रहा है वो ठीक है। जी। और अगली खबर हम अगर छुएँ तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वहाँ के जो टीएमसी के 20 बाकी सांसद थे, उन्होंने एक पार्टी में अपने आप को मर्ज कर लिया है और उस पार्टी का नारा जब मैं पढ़ता हूँ तो आयरनी नज़र आती है कि ये आयरनी ही है कि दल बदलने वाले लोग उस पार्टी में गए हैं जिसका नारा था कि दल बदलू नेताओं को नकारो। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार है। ये मज़ेदार जी। इसलिए भी है कि जिस पार्टी को 2024 में जी, जब चुनाव थे लोकसभा के, सिर्फ़ जी। 800 वोट मिले हों, हुँ। ठीक है? ठीक 2 साल बाद बिना चुनाव के उस पार्टी के 20 सांसद हो गए। 20 सांसद हूँ, बिल्कुल। ये भी एक जिसको बड़ी आयरनी टोटली है। 800 वोट मिले थे। टोटल ही मतलब 16-17 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक होती है, एक लोकसभा की, बिल्कुल, 17-18 लाख बिल्कुल। वोट पोल होते हैं। सिर्फ़ 800 वोट जिस पार्टी को मिले हों, टोटल सारी कॉन्स्टिट्यूएंसियों को मिला के, उसके जी। आज 20 सांसद हैं। हुँ। भारत का लोकतंत्र बहुत मज़ेदार है। पंजाब में बीजेपी के पास सिर्फ़ 2 विधायक हैं और 7 राज्यसभा मेंबर हैं, ठीक है? सेम बंगाल में एक ऐसी पार्टी जिसके सिर्फ़ 800 वोट पड़े और आज उसके 20 सांसद हो गए हैं। तो ये बीजेपी की देन है ये लोकतंत्र। और इस पे और जो दल बदलू वाला उसका आइडिया है तो बहुत गज़ब है। वैसे मैं देख रहा था, हमारे एक दोस्त हैं रोफल गांधी, वो सटायर करते हैं हिंदी में। तो उनसे जी। मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मनदीप भाई अपन ऐसे आप अपना एक काम ये करते हैं कि ये भी एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप का आइडिया मैं क्या-क्या? बोले कि एक पार्टी रजिस्टर करवा लेते हैं। क्या पता कब जी। बीजेपी मेहरबान हो जाए और किसी पार्टी को तोड़ना पड़े, तो बोले कि भाई अपनी पार्टी में मर्ज करवा लो, रातों-रात अपन भी करोड़पति हो जाएँगे। तो मैं हँस पड़ा कि अब जैसे जो पार्टी रजिस्टर करवाई गई थी एनसीपीआई, जिसमें 20 सांसदों को मर्ज किया गया है, ये उत्तिया कुंडू नाम के और एक शेउली नाम की 2 पति-पत्नी हैं।
दोनों जी, बहुत आम लोग थे, एक अखबार में काम करने वाला है और एक टीचर, मतलब दोनों। तो मिडिल क्लास बिल्कुल ऐसे उन्होंने ऐसे ही रजिस्टर करवाई थी और आज वो करोड़पति हो गए हैं। खैर बड़ा अजीब है और क्या बोलें इसको, मतलब मैं तो आज देख रहा था एक जहांगीर खान नाम का एक टीएमसी का एमएलए हुआ करता था, उसने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। उसको आज पश्चिम बंगाल की पुलिस हाफ जी। पैंट के अंदर उसकी परेड करवा रही, 4 घंटे तक उसकी परेड करवाई और उसको हाथ जोड़े हुए, कानों के हाथ लगा रहा, पुलिस, मिलिट्री फोर्स सब। तो मुझे लगता है कि जो 20 सांसद जो मर्ज किए हैं एनसीपीआई में, ये कहीं न कहीं इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो ये उनको ये डर दिखाया होगा गया होगा कि हम इस किस्म से भी आपकी परेड करवा सकते हैं। भारत का सुप्रीम जी, कोर्ट, भारत की जुडिशरी, भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सब कुछ सोया हुआ है, किसी की कोई नज़र नहीं है। भारत में एक अलग अलग ही खेल चल रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस का में जो कुछ हो रहा है उसका हम क्या कहें, मतलब साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा और फिर उनको बीजेपी में भी मर्ज नहीं करवाया। एक ऐसी पार्टी मर्ज करवा दिया जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई उसकी होंद हस्ती ही नहीं है, और एकदम से उसके जी। 20 सांसद हो गए। तो नया स्टार्टअप आइडिया है गुरप्रीत, मैं और आप भी रजिस्टर करवा लेते हैं एक पार्टी पंजाब में। कल को पंजाब में क्या पता अकाली दल के इनको विधायक तोड़ने पड़े या आम आदमी पार्टी के तोड़ने पड़े, कांग्रेस के तोड़ने पड़े, तो इनको एक पार्टी तो चाहिए होगी ना जिसमें मर्ज करवाएं। तो हमारी पार्टी हो सकती है और हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। ये वैसे भी सहाफी या इस पत्रकारिता के धंधे में कोई ज्यादा पैसे तो है नहीं। बीजेपी जो ये नए नए स्टार्टअप आइडिया लेके आ रही है, इसको कैच करना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो राम मंदिर की बात करते हैं। अभी जो चढ़ावे को लेकर चोरी की बात आ रही है सामने, उसमें करीब 50 कर्मचारी रडार के ऊपर हैं। क्या कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्योंकि वहाँ पर शायद योगी ने एक सेट बनाई थी। देखिए, 7 करोड़ का दावा था। जो जी, वहाँ वहाँ के जो कैशियर वगैरह होते थे, जो अकाउंटेंट होते थे, उन्होंने कहा कि 7 करोड़ के चंदे की चोरी हुई है। जी। मामला बढ़ते बढ़ते 200 करोड़ के चढ़ावे की चोरी का हो गया। लो। 200 करोड़, तो जनता कितनी मूर्ख है भारत की कि कितना ज्यादा चढ़ावा वहां दे रही थी जहां पे चंदे की इतने बड़े लेवल पर चोरी हो रही। और जो कर्मचारी रडार पर उन पे रेड वगैरह चली रही हैं, अभी तो सिर्फ एक रेड, दो रेड हुई छोटी छोटी, उसमें ही 2 करोड़ रुपए कैश निकला है। जी। ठीक है, ऐसे कर्मचारी 50 इस सिट ने आइडेंटिफाई किए हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर करोड़पति हो गए हैं, करोड़ों की जमीनें खरीदी जिन्होंने। ठीक है, जी। तो जो किसी मंदिर में साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है, किसी ट्रस्ट के अंडर, या पैसे गिनने वाला व्यक्ति है, या फिर मंदिर में आम जो कलरक टाइप का बंदा है, अगर वो करोड़पति हो जाए, तो इसमें साफ दिखता है कि चंदे की चोरी तो हुई है। 2 करोड़ रुपए कैश बरामद भी हो गया है कर्मचारी के घर से। तो ये बड़ी मामला है। और सबसे सबसे जो खराब बात ये लग रही है कि सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब जी। हिंदू धर्म का जिस हिसाब से बीजेपी प्रचार कर रही है, एक हिसाब से तो इन्होंने सबसे बड़ा स्पेस बना रखा है, उसमें चंदे की चोरी कर रहे हैं। और यहाँ तक खबर है कि जो चंदा है वो उसकी जो डोर है, बागडोर है, वो बहुत दूर तक जाएगी, वो कई नेताओं तक पहुंचेगी। तो ये मत मानना कि जो आँच है वो सिर्फ कर्मचारी, हालांकि होता तो ये एक ही कर्मचारियों को फंसा दिया जाता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हैं। तो 200 करोड़ जी। रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या मतलब भगवान राम के नाम पे चंदे की चोरी करने के लिए मंदिर बनाया गया था? ये कई ऐसे सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं। बहुत, अभी तो मंदिर बने साल डेढ़ साल ही हुआ है, तभी 200 करोड़ रुपए की चोरी, चंदे की चोरी का कांड सामने आ गया। खैर बड़ा बड़ा अजीब लग रहा है, खबर सुनाते हुए भी अपने आप में हमें बड़ी हैरानी हो रही है कि क्या खबर हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे लोगों के लिए। लेकिन खैर ये सच्चाई है, और इसमें जैसे जैसे मेरे को लगता है कि तार खुलते जाएंगे, अगर सही से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो बीजेपी के कई बड़े नेता अंदर जाएंगे। जी, बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़ें तो बात कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की करते हैं। तकरीबन उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल चलते थे। जो-जो उन्होंने सहा है वो ही इनको सहना पड़ रहा है। अभी जयपुर में हिंसा हो गई, इनको थप्पड़ वगैरह खाने पड़ गए। हाँ, बिल्कुल वही रास्ता तो वही है, जैसे अरविंद केजरीवाल जब शुरुआत में 2013-14 में जब गाड़ियों के ऊपर बैठ के रैली वगैरह करते थे, तो कभी दिल्ली में उनको कोई थप्पड़ मार देता था, कोई उनके ऊपर रंग फेंक देता था। सेम जी, जयपुर स्याही में हुआ फेंक है। तो देते थे। हाँ, स्याही फेंक देते थे।
तो जयपुर में भी ऐसा ही हुआ है। अभिजीत दीपके जो वो जयपुर में प्रोटेस्ट के लिए गए हुए थे, वहां पर 3-4 युवक जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने थप्पड़ मारे हैं और थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिए हैं कि हम राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। इस किस्म की चीजें आई हैं। उन जिन लड़कों ने थप्पड़ मारे उनके बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हो रहे हैं। उन 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 लड़कों के आरएसएस की ड्रेस में भी फोटो वायरल हो रहे हैं। खैर, अभिजीत दीपके अब अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो 19 जून तक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और फिर वो अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं हुआ तो फिर वो जंतर मंतर के ऊपर पक्का मोर्चा लगाएंगे। खैर, देखना होगा कि स्थिति आगे क्या रहेगी, लेकिन अभिजीत दीपके इस समय पूरी मीडिया में छाए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एक मौका मिल जाता है उनको ऐसे छाने का। ख़ैर, हम हिंसा की इस तरीके से क्या समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ये खबर है, खबर आपको सुना रहे हैं। इससे आगे बढ़ें, बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या-क्या सुनने को मिल रहा है? अगर थोड़ी-सी भी बात इधर-उधर हो जाए, बात कुछ और बन जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर भी शिकंजा कस सकती है। लेकिन मानजोग सुप्रीम कोर्ट आरटीआई एक्टिविस्ट को अभी बोल रही है कि आप भाई कौन होते हो निगरानी रखने वाले, सरकार खुद रखेगी अपने काम की निगरानी। आरटीआई एक्टिविज्म अब बिजनेस बन चुका है, ये बोल रही है देश की सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो एक बात बताओ, जब सरकार को ही कोई काम करना हो और सरकार ही नालायकी कर रही हो, तो फिर हुँ, तो जो सिटीजन है वही तो निगरानी रखेंगे। मतलब कोई हुँ, सिटीजन कैसे वॉचडॉग नहीं है अपनी सरकार का, ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन कर देना चाहिए था। ऐसा इनके बस बिल्कुल। का है नहीं। आरटीआई जो कानून लेके आने की भी बात थी साल 2005 में जो आया, उसका कारण भी यही था कि सरकार या सरकारी कर्मचारी कहीं कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं, किसी फंड को तो नहीं खा रहे हैं। और नागरिक को सूचना जानने का ये अधिकार है कि उनके लिए जारी किए गए पैसे, बजट कहाँ गए, कहाँ लगाए गए, कहाँ पर क्या हुआ। तो आरटीआई तो लेके इसलिए आया गया था, कानून इसलिए बनाया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या बात कह रही है। मामला पंजाब का ही है। पंजाब में 2 जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने गुरदासपुर में कोई सड़क निर्माण का कार्य था, उसको वहां पर उन्होंने आरटीआई लगाई थी। वो आरटीआई लगाने के बाद जो ठेकेदार वगैरह थे, उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी है कि ये तो हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हमें। और उसी को जी, उन्हीं का बैक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जज के जो जज हैं 2, वो ये खबर सुना रहे हैं। तो बड़ा अजीब है। तो मुझे लगता है कि देखना हुआ होगा इस अगले इस मामले में आगे होता क्या है। पर ये ना सुप्रीम कोर्ट लगातार इस किस्म के बयान दे रहा है। कभी आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ बोल रहा है, कभी बेरोजगार नौजवानों को, मीडिया वालों को, आरटीआई एक्टिविस्टों को आक्रोश बोल दे रहा है, कभी कुछ। तो ये दिखता है अब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जो बंगाल में हो रहा है उस पे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वहां पर जो बिल्कुल। डेमोक्रेसी को तार-तार करने की कोशिश हो रही है, वहां नहीं जाएगा। यहाँ पर वो ज़रूर इस किस्म के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको ज़रूर वो ज्ञान देंगे और बोलेंगे कि तुमने धंधा बना लिया है, ये कर लिया है। भाई, सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा कि निगरानी करना, क्योंकि जनता का ही तो पैसा है, निगरानी करना हर एक सिटीज़न का अधिकार है कि उसका जी। नेता, उसकी सरकार, उसके जो अधिकारी हैं, वो उसके पब्लिक पैसे को, जनता के पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उसमें वो गबन कर रहे हैं, उसमें घपला कर रहे हैं या उसको सही तरीके से काम कर रहे हैं? तो ये बड़ा अजीब मामला है। ये ऐसी स्टेटमेंट कहीं न कहीं शोभा नहीं देती सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल। अगर कोई हम आम तौर पर भी बात करते हैं ना, इलेक्शंस के टाइम में हम जब वोट देने की बात आती है, तब आम तौर पर कहा कहा जाता है कि अपने दिमाग से खुद से चूज़ करिए। चूज़ करने का मतलब क्या होता है? आपको सही और गलत देखना होता है। अगर सही और गलत देखने की के लिए ही सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि भाई आप कौन होते हो निगरानी रखने वाले पे, फिर निगरानी का रखनी नहीं है तो वोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अपने मत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? भी भाई ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा गलत है। वो तो फिर एक तरीके से नेगलेक्ट ही होगी ना बात। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें, ये मूर्ति का क्या मामला है, नग्न मूर्ति का? देखिए, एनसीईआरटी की किताब में मोहनजोदड़ो की साइट से जो जी, मूर्ति मिली थी, वो मूर्ति एक नर्तिका की, एक डांसर की मूर्ति थी और ऐसे 25 सालों से वो मूर्ति की जो फ़ोटो है, वो ऐसे की ऐसे छप रही थी। जैसी वो जी, मूर्ति मिली थी, वैसे ही छप रही थी। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या करा कि उसको ढक दिया है। वो जो आपको एंशिएंट जो मूर्तियाँ आप देखेंगे, तो वो अपने किस्म की होती थी। काँसे की मूर्ति है, तो वो ऐसे जी, देखने में ये नग्न होने का जो मुद्दा है, तो खुद एनसीईआरटी बना रही है।
कि नहीं जी। नहीं ये तो नग्न मूर्ति थी, बच्चे क्या देखेंगे, इसलिए हमने उसको ढक के उसका फोटो डाल दी। अरे भाई, आप एक तरफ तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और उसमें जो आपकी खुदाई में जो असली चीज मिली है उसको आप बदल के पेश कर रहे हो, तो बच्चा क्या सीखेगा? वैसे तो हिस्ट्री बदलने का, हिस्टोरिकल चीजों को बदलने का इनको ठीक ठाक तजुर्बा हो चुका है, तो वैसा ही मेरे को लग रहा है ये कर रहे हैं। और इस पे क्या कहें, मतलब इसको इतिहासकार तो यही बोल रहे हैं कि ये मूर्खता है, ये सेंसरशिप है। इतिहासकार मिशेल डेनिनो की मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। आपको जो मूल, जो उस खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो की साइट से जो मिली थी, वही मूर्ति दिखाई जानी चाहिए। खैर, अब क्या बोले इसको, जो स्थिति है, सरकार है तो है, सरकार की मर्जी है, और सरकार ऐसे ही उल्टे सीधे काम करती रहती है, कभी इतिहास को बदल देती है, कभी इतिहास में मिली हुई चीजों को ही बदल देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इससे अगर आगे बढ़े तो अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के सीएम को गुरुदोषी पंथ विरोधी करार दिया है। आज खासी बड़ी खबर आई सीएम को लेकर। हाँ, आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब की फसील से ये फैसला सुनाया गया, और कार्यकारी जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने ये फैसला सुनाया कि एक जो वीडियो उनकी वायरल थी, जिसमें ये कहा जा रहा है, ये कथित तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से कहा गया कि उसमें शराब वाली जो वीडियो है, उसको उसको उन्होंने जांच की, और उसमें ये पाया कि ये जो गुरु विरोधी और खालसा पंथ विरोधी हैं भगवंत मान। जबकि आम आदमी पार्टी का ये वर्जन है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये वीडियो एआई से जनरेटेड है, ये कोई ओरिजिनल वीडियो नहीं है, और इसके ऊपर ये गलत फैसला लिया गया है। तो और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल सही है, तो इसमें जो ये वीडियो बनाई गई है, ये एआई जनरेटेड है, और ये इसमें किसके ऊपर ये सब किया जा रहा है, ये भी कोई क्लैरिटी, वीडियो में कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब वीडियो हमने भी देखी। तो ये वाला मामला है। अब देखते हैं कि वायरल वीडियो है उसकी क्या आगे कैसे जांच होती है, क्या नहीं होती है। दूसरा एक मेरे को चीज जो लगती है कि एक इशू आज ये भी उठ रहा था कि कुलदीप सिंह गड़गज जो कार्यकारी जत्थेदार हैं, उनका क्या वो अकाली दल के इशारे के ऊपर ये सब कर रहे हैं, ये एक सवाल उठा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पंथक पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी अब यही इशू बनाएगी, इसी को बनाएगी कि ये तो देखो बादलों के इशारे पे हुआ है। खैर, कितना असर पड़ेगा, कितना असर नहीं पड़ेगा, ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ, अगर आपको पता ही है कि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से किसी को गुरुदोषी या पंथ विरोधी घोषित किया जाता, तो सिख समुदाय उस व्यक्ति से सामाजिक और धार्मिक दूरी बना लेता है, और इसमें पंथक मंचों को, उसको पंथक जितने भी मंच होते हैं उन पे उनको बोलने भी नहीं दिया जाता, संगत भी उनसे मेल जोल नहीं रखती। और खैर, देखते हैं कि इसमें क्या मामला है। मतलब ये तो मेरे को लगता है कि जो पंथक पॉलिटिक्स कवर करने वाले लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर अच्छे से कमेंट कर पाएंगे। दूसरा मामला आपको पता ही है कि जो सरकारी कानून बना था बेअदबी को लेकर, उसमें जो जथेदार साहब ने साफ कहा है कि पंथ को कमजोर करेगा ये सरकारी कानून, सरकार का ये कानून पंथ के खिलाफ है, पंथ को कमजोर करेगा और पंथक मामलों में हस्तक्षेप का कारण बनेगा, जबकि हमारे नियम मर्यादाएं अकाल तख्त साहिब से निर्धारित होती हैं। खैर, ये दूसरा मामला ये था। जी, और इससे आगे बढ़े तो आज विक्रम मजीठिया को आखिरकार अमृतसर कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। हाँ, उनको जिस हिसाब से उनके खिलाफ एफआईआर बनाई गई थी, उसमें पुलिस ने तो ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने हथियार लहराए, केस की फाइलें फाड़ी। अब वो वीडियोज हमने भी देखे, हथियार तो लहराए नहीं जा रहे, ठीक है, ये तो एक सच्ची बात। तो कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो कोर्ट तो बोलेगा कि हाँ भाई एविडेंस लाओ, तो सीसीटीवी मांगे, तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने दी नहीं, तो इसलिए वो इंटरिम जमानत जो होती है वो दे दी गई। तो हाँ, ये बात सही है कि अपने वर्कर को छुड़वा के लेके गए, लेकिन पुलिस ने इस केस को जितना बड़ा भयानक बनाया, ये थोड़ी गड़बड़ी वाली मामला है। और इसमें जो बात करें तो जैसे ही उनको जमानत मिली उसके बाद जो पुलिस
मतलब बात करें तो वो सेलिब्रेशन मोड पे भी दिखे उनके वकील वगैरह और जो अकाली दल के वर्कर्स हैं। आज वैसे मतलब बात करें तो ये पूरी एफआईआर है, मेरे को लगता है कि ना एक एफआईआर अगर पुलिस को करनी ही होती है तो कम से कम ऐसी एफआईआर तो करे जो डिफेंड कर पाए। बड़ा जी चढ़ा के फंसाने के लिए पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं और आखिरी में कोर्ट में वो गिर जाती हैं। तो खैर देखते हैं कि इसका असर क्या होता है, लेकिन एक बार के लिए पंजाब भर में ये मैसेज चला गया कि हाँ, मजीठिया का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी इस मामले में दिखा है, पुलिस का और सरकार का पलड़ा थोड़ा कमजोर दिखा। जी। और उधर आम आदमी पार्टी के मंत्री का वैसे उनके पास कैबिनेट रैंक तो अब भी है, विभाग बेशक वापस ले लिए गए हैं। अरोड़ा, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाँ, गुड़गांव के कोर्ट में उनकी पिटीशन लगाई गई थी जमानत के लिए और उनकी जमानत की याचिका पे सुनवाई हुई, उसको खारिज कर दिया गया और वो अब 26 जून तक जो जुडिशियल कस्टडी है उसके अंदर रहेंगे। मामला आपको पता ही है कि 9 मई को उनको गिरफ्तार किया गया था, तो तकरीबन आज हम बात करें तो 35-40 दिन हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी को भी। अब 26 जून तक वो दोबारा जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। उनकी जमानत से पहले दोनों जो तरफ की जमानत की सुनवाई को लेकर दोनों तरफ की जो दलीलें थी वो पूरी हो गई थी। अदालत ने जो फैसला था, वैसे तो 8 जून को हो गया था सुनवाई, तो उसको 4-5 दिन सुरक्षित रखा और अब जाके उन्होंने सुनाया है। तो उसमें कहा कि हम 26 जून तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रहना होगा। तो देखते हैं कि आगे क्या स्थिति बनती है उनको। राहत 26 जून के बाद जैसे ही वो पिटीशन वगैरह लगाएंगे तो मिलती या नहीं मिलती। लेकिन हाँ, जो संजीव अरोड़ा है वो अब 26 जून तक जरूर जेल के अंदर रहेंगे। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।